अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी भी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। जनाब, हम हमेशा आपसे हफ्ते के इख्तिताम के हवाले से बात करते हैं और ऐसी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करते हैं जो आपके वीकेंड को चार चांद लगा दे। लेकिन आज हफ्ते का तो आखिरी दिन है, लेकिन उसके साथ ही साथ साल का आखिरी दिन भी है। पूरा साल आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहा। हमने हमेशा आपकी फरमाइशों के मुताबिक ज़िंदगी में जितने भी पेश आने वाले तमाम तर मसाइल हैं, वो चाहे सेहत से रिलेटेड हो, तालीम के हवाले से हो, मईशत या फिर शरीयत के हवाले से हो, हमने हमेशा अपने जो एक्सपर्ट मेहमान होते हैं, जो अहले इल्म लोग हैं, उनके ज़रिए आपकी रहनुमाई की है। और साल के आखिरी दिन हमेशा की तरह जनाब दुआ गो हूँ कि हमारा और आपका ये जो मोहब्बतें बांटने वाला मुतनाही सिलसिला है, ये यूं ही कायमो दाइम रहे अगले साल भी। और आज क्योंकि साल का आखिरी दिन है, तो आज का दिन अगर थोड़ा सा 2022 के हवाले से बात कर ली जाए तो जनाब हमें आज अपना मुहासबा करना है। अपने आप को देखना है कि हमने पिछले साल क्या किया है, कितनी बुराइयां की हैं, कितने अच्छे काम किए हैं। ख़ुद का मुहासबा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे नामा माल में कितनी नेकियां और कितनी बुराइयां लिखी गई हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि क्या हमने खाते में ऐसे नेका माल दर्ज कराए हैं कि जिनको देखकर हम खुश हों और हमारे लिए दुनिया आखिरत में वो नफ़ा बख्श बने, या हमारी जो गफलतें हैं और कोताहियाँ हैं उनकी वजह से ऐसे अमाल हमारे लिख दिए गए हों जिनका बोझ कल को हमारे कंधे नहीं उठा सकेंगे और हमारी जो दुनिया और आखिरत की नाकामी का वो ज़रिया भी बनेंगे। क्या हमने अपने साथ किए गए वादे पूरे करने की कोशिश की है? क्या जो प्लान किया गया था पूरा हुआ, या किसी भी वजह से वो नाकामी का उसे सामना करना पड़ा? इस साल में कितने लोगों के लिए आसानियां हमने पैदा की हैं या उनकी कामयाबियों में हमने हायल रुकावटें दूर की हैं? हमारे मामलात में क्या क्या मुस्बत तब्दीली आई है? क्या जो इल्म हमने हासिल किया था वो दूसरों को भी हमने पहुंचाया है? अपने इर्द गिर्द के जो मुआशरे की ग्रोथ है और बेहतरी के लिए ऐसा कोई काम हमने किया है जो लोग अच्छे अल्फाज में हमें बाद में याद रख सके? हमने अपने बच्चों की हमेशा की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ इक़दाम तो किए होते हैं, या सिर्फ उनकी बुनियादी या फिर जो दुनियावी तालीम होती है उनको तो हम सहूलियात भी फराहम करने की हमेशा फ़िक्र में रहते हैं। लेकिन बीते इस साल के हवाले से हमने आज अपना जनाब मुहासबा करना है कि 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया। कुछ अच्छा भी किया जो लोग हमें उन अच्छे अल्फाजों में याद रखें कि हमने उनकी ज़िंदगियां आसान बनाई हो, उनके लिए कुछ अच्छा काम किया हो, उनके लिए कोई नेक अमल किया हो और लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई हो। अगर थोड़ा सा भी हमने ये काम किया होगा ना, तो जनाब ज़रूर हमारा जो पिछला साल है ना वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में, तो आज ये आखिरी मोमेंट है, आखिरी दिन है 2022 का, और इसके बाद हम इसको अलविदा कह देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आज भी आपके साथ शेयर करनी है 2022 के हवाले से कि ये 2022 ओवरऑल कैसा रहा। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीलियाँ भी आई होंगी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्ता भी हो गए होंगे कि शायद इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, शायद इसके बाद आगे ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होता। नया साल आया था, 2022 आया था, अब वो भी इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है। अब अगला साल भी आने वाला है, तो उसको नए अज़्म के साथ, नई जिद्दोजहद के साथ, नए मोहब्बत और प्यार भरे पैगामों के साथ जनाब हम उसका भी आगाज़ करेंगे। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं शोबिज़ न्यूज़ के हवाले से। और हॉलीवुड के 60 साला स्टार टॉम क्रूज़ शूटिंग के दौरान ख़तरनाक स्टंट खुद करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं और उसके लिए स्टंट में मैन का वो सहारा नहीं लेते हैं। ख़ासतौर पर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ की फिल्मों ने टॉम क्रूज़ के स्टंट्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। और इस फिल्म सीरीज़ की 7वीं फिल्म 2023 में रिलीज़ होगी, जिसकी शूटिंग अभी भी जारी है। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना टॉम क्रूज़ की जानिब से मद्दाहों के लिए एक पैगाम, एक खसूसी पैगाम ट्विटर पर एक वीडियो की शक्ल में जारी किया गया, और जिसमें वो एक परवाज़ करते हुए तैयारे पर खड़े हैं, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं।
कि इस वीडियो में टॉम क्रूज ने कहा कि हम जनूबी अफ्रीका में मिशन इम्पॉसिबल डेड रैंकिंग पार्ट 1 एंड 2 की अक्सबंदी कर रहे हैं। तो उन्होंने मजीद कहा कि मैं साल का इख्तिताम आपका शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं करना चाहता और आप टॉप गन म्यूरल को सपोर्ट करने पर भी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और वीडियो में मिशन इम्पॉसिबल 7 के डायरेक्टर क्रिस्टोफर को भी दिखाया गया, जो टॉम क्रूज को कहते हैं कि वक्त ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद टॉम क्रूज ने तैयारे से छलांग लगाते हुए एक बार फिर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। और टॉम क्रूज के शुक्रिया अदा करने के अंदाज ने ना मद्दाहों को दंग कर दिया और उन्होंने अदाकार की नई फिल्म के लिए अपने जोश व खरोश का इजहार भी किया। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आइए मैं आपको भी। जनाब क्या ही बात है, जिस तरह मैं हैरान हुई और जिस तरह आप परेशान हुए, इसी तरह बाकी जो फैंस हैं टॉम क्रूज़ के वो भी परेशान हो जाते हैं जब इनके इस तरह के स्टंट्स देखते हैं जो वो खुद करते हैं, किसी भी स्टंट मैन का सहारा नहीं लेते हैं। और जितने भी उन्होंने अपनी मूवीज़ में स्टंट्स किए हैं, वो चाहे मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज़ हो जाए या बाकी मूवीज़ हो जाए, सारे स्टंट्स टॉम क्रूज़ खुद ही करते हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और साल 2022 में क्या क्या हुआ है मज़ीद वो भी आपको हमने बताना है कि साल 2022 में कई सियासतदान अपने खिलाफ केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में पेश होते रहे। कई सियासी रहनुमा गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आए, तो कुछ सियासतदानों के खिलाफ केसेस ख़त्म भी हुए हैं। तो किन किन के खिलाफ केसेस ख़त्म हुए हैं, कौन रिहा होकर बाहर आए हैं, इस रिपोर्ट में सब कुछ बताएंगे हम। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, तोड़फोड़ और दीगर मुकदमात, सियासतदान साल भर अदालत की राहदारियों में नजर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए के FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी हुए। वहीं दोनों के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया गया, जबकि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ मंशियात केस में अदालत में पेश होते रहे और बिलाहिर बरी हुए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जमानत के लिए अदालत आए, जबकि साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार भी अपने खिलाफ नैब केसेस में पेश होते रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को ड्रामाई गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई मिली, जबकि शेख रशीद भी एंटी करप्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मार्च हंगामा राई केसेस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुराद रास, मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी जमानत के लिए अदालतों में पेश होते रहे। नून लीग के अताउल्लाह ताड़र, राना मशहूद, अवैस लगारी और दीगर MPs ने भी पंजाब असम्बली हंगामा राई केसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। और जनाब ये वो सियासतदान थे जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकदमा चल रहे थे और कई सालों से चल रहे थे, और 2022 इनके लिए बहुत अच्छा गुजरा है क्योंकि इनके मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, कुछ को रिहाई मिल गई है जो जनाब जेलों में थे। तो इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा और कारामद साबित हुआ है 2022, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक भी होगा। कुछ लोगों के प्यारे अपनों से बिछड़ गए होंगे, तो इस हवाले से कितने हादसात हुए हैं 2022 में, कितने ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना होने से जनाब बहुत ज़्यादा जो हादसात है वो रूनुमा होते हैं। तो क्या उनके डाटा है, क्या एनालिसिस निकाला गया है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। कवानीन पर अमल हुआ ना, हादसात में कमी आई। 2022 में भी सैकड़ों अफराद जान गंवा बैठे। लाहौर में 88,466 अफसोसनाक ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक साल 2022 के दौरान 92,375 अफराद ट्रैफिक हादसात का निशाना बने, जिनको रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। खौफनाक ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 459 अफराद जाँ बहक के मुताबिक 2022 में 15,031 खवातीन, 3,673 बच्चे ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए। हेलमेट ना पहनने से 5,837 हादसात रिपोर्ट हुए। 448 अफराद स्पाइनल इंजरी का भी शिकार हुए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर असद मलिक कहते हैं, लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स की कमी है। शहरी हादसात से बचने के लिए ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करें। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से हमारा तमाम शहरियों के लिए यही है कि वो रोड पे आने से पहले एक तो प्रॉपर अवेयरनेस लें, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ट्रैफिक लॉज क्या हैं,
लाइसेंस हासिल करें, बगैर इसके जब वो रोड पे आएंगे तो फिर ट्रैफिक पे हादसात का वो जो है वो बाइस बनेंगे, और जब ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसात की बड़ी वजह वन वे की खिलाफ वर्जी भी है। 4115 ट्रैफिक हादसात गलत यू टर्न लेने पर रूनुमा हुए। और जनाब, जिस तरह आपने देखा कि ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ख़ासतौर पर सिर्फ लाहौर में ही 88,000 से ज़ायद हादसात रूनुमा हुए, और इसमें ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी, बच्चों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी। तो 2022 का इख्तिताम हो गया है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात भी इसमें पेश आए होंगे, लेकिन अब हम लोगों ने अदा करना है कि 2023 में हमने ख़ासतौर पर ट्रैफिक कवानीन की ज़रूर और लाजमी पासदारी करनी है और उनके ऊपर अमल दरामद भी करना है। आगे बढ़ते हैं, और 2022 में जनाब हमने देखा कि सियासी उथल पुथल की वजह से तरक्याती जो मंसूबे थे वो बहुत ज़्यादा इल्तिवा का शिकार रहे हैं। कुछ मंसूबे शुरू हुए लेकिन उसकी वजह अधूरे रहे और वो ठप होकर रह गए। बुज़दार दौर के 2 मंसूबे मुकम्मल हुए और 2 अधूरे रह गए। शहबाज हुकूमत के 4 मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। मज़ीद तरक्याती काम कितने हुए थे, कितने अभी भी बाकी हैं, पेंडिंग हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। 2022 में सियासी उतार चढ़ाव ने लाहौर के तरक्याती मंसूबों की रफ्तार पर असर डाला। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की रुखसती के साथ इनके मंसूबों को ब्रेक लगी। हमजा शहबाज के मुख्तसर दौर के मंसूबे भी अधूरे रह गए। परवेज़ इलाही ने तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सियासी भूचाल फिर आड़े आने लगा। इससे पहले शहबाज शरीफ ने जो मंसूबे शुरू किए वो भी सियासी तब्दीली की नज़र हुए। बुज़दार हुकूमत के 2 बड़े मंसूबे शेरवाला फ्लाईओवर और शाहकाम फ्लाईओवर मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिए गए। तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार और दीगर ज़ेरे तामीर इल्तवा मंसूबे अवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। और जनाब, ये कुछ शहर लाहौर के हवाले से चीज़ें थी, कुछ रिपोर्ट्स थी कि जनाब शहर लाहौर में कौन कौन से तरक्याती काम, कौन कौन से डेवलपमेंट के हवाले से जो काम है वो 2022 में किए गए हैं। और ज़्यादातर तो जनाब जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे वो सिर्फ इल्तिवा का शिकार ही रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है वो नहीं पाया तकमील तक पहुंच सका, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाया। वो चाहे बुज़दार दौर हुकूमत के हों, शहबाज दौर हुकूमत के हों, परवेज़ इलाही के दौर हुकूमत के हों, या फिर जो हमजा शहबाज थोड़े से इक़्तिदार के लिए आए थे, थोड़े से वक्त के लिए आए थे, उनके दौर हुकूमत के हों, तो कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल नहीं हो पाया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वायरल न्यूज़ आपके साथ हमने शेयर करनी है कि एक बरतानवी जोड़ा है, उसने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दरख्वास्त जमा करवाई है कि उनके नामों का डबल सीट और पैडल वाली साइकिल पर सवारी के ज़रिए 180 दिनों में 21 मुल्कों से होते हुए 18,000 मील तय करके दुनिया का चक्कर लगाने के हवाले से बतौर आलमी रिकॉर्ड इंदराज किया जाए। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले लॉरा और उनके शौहर 1 दिसंबर को जर्मनी के सदर मकाम बर्लिन पहुँचे और वाज़ेह रहे कि 6 माह कबल उन दोनों ने यहीं से ही अपनी जो जर्नी है उसका आगाज़ भी किया था। और बताया ये जाता है कि जनाब यहीं से अपनी मुनफरिद डबल पैडल आलमी सवारी का तेज़ तरीन रिकॉर्ड बनाने की उन्होंने कोशिश की थी और आगाज़ भी किया था। और इस जोड़े का कहना था कि उन्होंने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की अपनी ये जो कोशिश है, इसको डबल साइकिल सवारी के रिकॉर्ड को अपने हमवतन ख़वातीन साइकिल सवार जोड़ी कैट एंड रॉज मार से ज़्यादा तेज़ यानी कम वक्त और दिनों में बनाने के लिए शुरू किया गया था। और ये उनका साथ साथ जनाब फुटेजेस भी चल रही हैं कि उन्होंने ये दरख्वास्त दी है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि हमारा ये जो रिकॉर्ड है इसको वहाँ पर लेकर आया जाए, इंदराज इसका वहाँ पर किया जाए ताकि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। उन्होंने जनाब 180 दिनों में 21 मुल्कों से होते हुए 18,000 मील तय करके दुनिया का चक्कर लगाया है। और उन्होंने बर्लिन से शुरू किया था और एंड पे वहीं पर दोबारा से आ पहुँचे थे। तो ये एक वायरल न्यूज़ थी और मेरे ख्याल से ये एक आलमी रिकॉर्ड भी बन सकता है। तो मेरे ख्याल से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर गौर फिक्र करेगा और इसका इंदराज भी कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये तो वायरल न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। कुछ वायरल मीम्स और वायरल वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हुई थी 2022 में। तो सोशल मीडिया के ना इस दौर में कई लोग महज चंद सेकंड्स की वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद जनाब इतने ज़्यादा मशहूर हो गए, इतने ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि रातों रात ही स्टार बन गए थे।
साल 2022 में भी चंद अफराद की ऐसी वीडियोस हमने देखी जिसके बाद वो स्टार बन गए। इसके अलावा पूरा साल सियासतदानों और शोबिस शख्सियात समेत दीगर अफराद की ऐसी वीडियो क्लिप्स भी वायरल होती रही जिन्हें देखकर शायकीन महजूज भी होते रहे। तो जनाब ऐसी कुछ वीडियोस हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, जिन्हें देखकर साल भर लोग जो महजूज होते रहे हैं उनका थोड़ा सा तज़किरा करते हैं। जनाब सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 8 मार्च की शब को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक तकरीर करते हुए उर्दू का जुमला टांगे कांप रही हैं को काम पे टांग रही हैं बोल दिया। और उनकी जो वीडियो थी ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसके बाद इसके ऊपर मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनाएगी। और आफ्टर दैट शोबिस शख्सियात ने उनके इस जुमले पर पैरोडी वीडियोस भी बनाई हैं, जिसकी ये वीडियोस और ये पैरोडी वीडियोस हैं जो आप देख भी सकते हैं। और जनाब बहुत सिर्फ हमारे जो शोबिस शख्सियात हैं सिर्फ उन्होंने नहीं ये वीडियोस बनाई, बल्कि जो आम लोग थे उन्होंने भी ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के जो सेंटेंस था इससे बहुत ज़्यादा महजूज भी हुए और उसके ऊपर जनाब उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं। तो ये वीडियो भी आज आपको दिखाते हैं। जनाब जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि काम पे ही टांग रही हैं, तो मेरे ख्याल से 2022 में भी सबकी काम पे ही टांगी है। अब आगे बढ़ते हैं और निदा यासर की बात करें ना, तो निदा यासर की जानिब से एक मर्द के साथ तस्वीर बनवाने से उन्होंने इनकार किया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और उन्हें उस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया। ये आप वीडियो भी देख सकते हैं कि कुछ फैंस थे मेरे ख्याल से और वो बाहर कहीं गई हुई थी आउटिंग पे और वहाँ पर जो लोग थे उनके साथ पिक्चर बनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस आदमी के साथ उन्होंने पिक्चर बनवाने से इनकार किया था। आइए आपको भी दिखाते हैं वो क्या कह रही हैं। और जनाब ये उनका कहना था कि मैं एक्चुअली पिक्चर्स नहीं खींचती हूँ जेंट्स के साथ, और इसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। और सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई खींच रहा है कोई नहीं खींच रहा है, तो इनके ऊपर हमें मतलब नहीं उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मैं तो ये कहूँगी। आगे बढ़ते दूसरी जानिब अगर देखा जाए ना तो नॉर्वे के डांसर्स का कनायारी पर रक्स के क्या ही जनाब कहने हैं। कोक स्टूडियो सीज़न 14 के मारूफ बलूची गाने कनायारी पर यूरोपीय मुल्क नॉर्वे के डांसर्स की वीडियो काफ़ी वायरल हुई और लोगों ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। और बाद आपने देखा कि मज़कूरा डांसर ग्रुप पाकिस्तान के दौरे पर भी आया था और जनाब क्या ही खूबसूरत डांस करते हैं। और सिर्फ कनायारी पे नहीं, और भी बहुत सारे मशहूर गाने हैं जिनके ऊपर जनाब इनके बॉयज़ के पूरे ग्रुप ने डांस किया है और पूरा सोशल मीडिया में तहलका मचा देते हैं। इनका डांस जो है बहुत ही खूब है। और आगे मेरा दिल ये पुकारे आजा, जनाब ये वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर ही देखी होगी क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे तो इसकी धूम मची हुई थी। और टिकटॉकर और इंस्टाग्राम पर ओए आयशा के नाम से वीडियोस बनाने वाली आयशा सिर्फ उर्फ मानो ने अक्टूबर में शादी की तकरीब में लता मंगेशकर के पुराने गाने मेरा दिल ये पुकारे आजा के रीमिक्स पर हमने देखा कि मुनफरद अंदाज में उन्होंने डांस किया एक अपनी दोस्त की शादी की तकरीब पर, जहां पर उन्होंने मेहमानों को तो महसूस किया था, लेकिन उस वीडियो ने जनाब बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा महसूस किया और वो देखते ही देखते उसके बाद स्टार बन गया। और ये वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तान में जनाब आयशा की वायरल हुई थी और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, रातों रात स्टार बन गई, बल्कि इंडिया में भी जनाब उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, ख़ासतौर पर इनके वीडियो पे। और माधुरी ने उसकी वीडियो पर जनाब दोबारा से रीमेक किया और उन्होंने भी डांस किया। तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं ऐसे सोशल मीडिया पर और वायरल न्यूज़ को देखते हैं, वायरल वीडियोस को पसंद करते हैं, बल्कि जनाब सरहद पार भी लोग हमें देख रहे होते हैं और हमारे जो कंटेंट है उससे महसूस हो रहे होते हैं। एक और 2022 में हमने देखा कि क्योंकि शादी सीज़न भी था, जब विंटर आते हैं तो शादी सीज़न भी आ जाता है, तो उसमें एक बाप और बेटी
का डांस भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ कि शादी पे दोनों बाप बेटी ने डांस किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद। साल 2022 की कुछ इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली न्यूज़ थी जो रातों रात बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, और शायद ही इस तरह की कोई वीडियोस इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी वायरल हुई होंगी जो हमने आपको दिखाई हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद जनाब एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिनकी आपसे हमने मुलाकात करा दी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहर लाहौर के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। नाजरीन, घर से लेकर शहर और मुल्क तक तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है। जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ खुशहाली नहीं आ सकती है, वहाँ अमन नहीं होता, फ़कत बिगाड़ पैदा होता है और तबाही आती है। मुख्तसर ये है कि जहाँ अदल नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। अदल कौमों की ज़िंदगी को तवाना रखता है। अदलो इंसाफ मुआशरों की बेहतरी, खुशहाली और अमन के लिए इमारत की तरह बुनियाद की हैसियत रखता है। और जिस मुआशरा या रियासत का निज़ाम इंसाफ नाकिस हो या फिर कमज़ोर पड़ जाए तो उस मुआशरे और रियासत की जड़ें हिलने लगती है। मशहूर मकूला है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्मो ना इंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। निज़ाम अगरचा घर की चार दीवारी का ही क्यों ना हो, अगर नाइंसाफ़ी पर मबनी है तो घर का निज़ाम ही नहीं चल सकता है। और अगर पाकिस्तानी निज़ाम अदल की बात कर ली जाए तो कई सवालात उठाए जाते हैं। कभी सुस्त रवि की बात की जाती है तो कभी फैसलों का उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो जनाब साल 2022 ख़त्म होने को है, आज लास्ट डे है। तो इस साल भी कई अहम केसेस अदालतों में ज़ेर समात रहे। कुछ इंतहाई अहम फैसलों के हवाले से इस साल भी अदालतों में मुतअद्दिद केस इल्तिवा का शिकार हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट की ही बात कर ली जाए ना तो लाहौर हाई कोर्ट में लगभग 1.5 लाख केसेस के फैसले होना अभी भी बाकी है। और सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि साइल को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा, अदालती निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब हैं, और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मोहम्मद अशफाक हैं। इशफाक, आपको भी वेलकम कहती हूँ। सर, आपको भी वेलकम कहती हूँ और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, 2022 का इख्तिताम होने वाला है, आज लास्ट डे है और नए साल में हम दाखिल हो जाएंगे। तो अदल के निज़ाम के हवाले से जानना चाहते हैं कि 2022 में कैसा हमारा अदल का निज़ाम रहा है। हमारी शुरू तो अच्छी बात से ही करना चाहिए था हमें, लेकिन आपका सवाल की नोयत ऐसी है कि बदकिस्मती से मुझे बतौर चीफ जस्टिस भी ये तस्लीम करना पड़ता है कि हमारा जो निज़ाम अदल है ये अभी हम शायद 1935 का जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक्ट है उससे भी नहीं निकले। अच्छा, आप तो इस साल की बात कर रही हैं, तो मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी की बात करता हूँ। 43 इयर्स तो मैंने कोर्ट्स में गुजार दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दरअसल अभी तक अपने लिए कोई ऐसा अदालती ढांचा और ऐसे कवानीन बनाने में कामयाब नहीं हुए जिनको हम ये कह सकेंगे ये पब्लिक फ्रेंडली, अवाम दोस्त होने चाहिए कवानीन। बिल्कुल। और कवानीन का अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च हुई है, आप उस पर देखिए और उस पर कोई प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाइए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि आप ज़्यादा सज़ाएं ना दें। ठीक है। सज़ा का सख्त होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। सज़ा का मौसर और यकीनी होना ज़रूरी है। जैसे हमें मोटरवे पे जाएं हम, सबको पता होता है कि अगर हमने कोई लेन तोड़ दी या ओवर स्पीडिंग की तो फाइन होगा। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप रात को बिजली का बिल अपना नहीं देते एक दिन तो अगले दिन बिजली काट देते हैं, गैस कट जाती है हमारी। ये कवानीन कहाँ है? यही पाकिस्तान में है। तो इसका मतलब है हम कवानीन बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कानून बनाने वाले लोग हमें ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें। उनका पास एक ही टूल है लेजिस्लेशन। क्यों नहीं बने? लेजिस्लेशन ने बनाने हैं, पार्लियामेंट ने बनाने। तो अब पार्लियामेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारे सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो अदालत का काम है या जज का काम है वो तो सिर्फ उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अगर आप ये तवक्को करके बैठ जाएं कि जज कवानीन बनाने में मदाखलत करें तो फिर ये ओवरलैप हो जाए, फिर ये आपका जमहूरी ढांचा जिस तरह का भी है ये नहीं चल सकता। हमें नेसेसरीली अपने अलग-अलग हदूद को कायम रखना चाहिए।
अगर ये जहाँ भी तजावज़ होता है आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे, डिज़ास्टर हाँ, होता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो असल जो बात है वो है कवानीन बनाने की। मैं हमेशा से इस बात का हामी और मुबल्लिग रहा हूँ कि अगर आप कानून अच्छा बना के हमें दे देंगे तो आपको हर चीज़ ठीक मिलेगी। अब अगर आप मुझे एक टूल ही नहीं देते, आप अपने घर में किसी मिस्त्री को बुलाते हैं अपने घर का कोई काम करने के लिए, प्लम्बर को बुलाते हैं और उसे कहते हैं हमने टूल्स बाय रखा हो, तो वो क्या करेगा? वो काम ही नहीं सही काम ही नहीं कर सकता। तो हमारा जो बेसिक टूल है अदालत का वो लॉ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लॉ पकड़ के बैठे रहते हैं और उस लॉ में इतने लूप होल्स होते हैं, उसमें इतनी गुंजाइश होती है, बनाने वाले शायद बनाते वक्त ये सोचते हैं कि हमने इसमें से निकलना कैसे। ये बदकिस्मती है। अपने चोर रास्ते निकाल रहे होते हैं लॉ में वो। मैं ये लफ्ज़ आप जैसा तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये है कि बनाने वालों को ये पता होता है कि हमने इसमें वो गुंजाइशें भी रखनी है कि हमने इसमें से निकलना है। सही। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक दफ़ा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऐसी पार्लियामेंट की ज़रूरत है कि जो बैठे कवानीन बनाए, और वो कवानीन वैसे ही हों जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बिजली का बिल नहीं दूँ, बिल्कुल मेरी ज़रूरत नहीं है बिजली का बिल ना देने की। मैं कर्ज लेके बिजली का बिल देता हूँ, मैं गैस का बिल देता हूँ, मैं मोटरवे पे कवानीन की पूरी अतात करता हूँ, बाकायदा अपनी लेन में चलता हूँ। वही ड्राइवर हैं पुराने, वही ट्रक चलाने वाले हैं, लेकिन जब आपने एक कानून उनके नया बना दिया तो आप देखें हर चीज़ ठीक। मतलब एक ही पैरा का जो है ना, हमें कवानीन लाने की जरूरत है। हम डिफरेंट मोटरवे पे डिफरेंट है, जीटी रोड पे चले जाए आपको वही कानून जो है वो कानून का मौसर होना। हाँ। वो जो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आपको रिपोर्ट रेफर कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी रिसर्च है। इस अहद में जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं उनमें से एक रिसर्च है, और उन्होंने अल्टीमेटली ये नतीजा निकाला है कि आप ज़्यादा सज़ा ना दें, ठीक है, लेकिन सज़ा को यकीनी बनाया। अगर आपने कोई कानून तोड़ा आपको सज़ा मिलेगी। अब देखिए यूरोप में मैं मानता हूँ कि लोग बहुत बाशऊर हैं, वो कोई जानवर भी सड़क पे आता है तो लोग गाड़ियाँ रोक देते हैं आपको कि ये गुजर जाए। हाँ, लेकिन आप यकीन करें कि इसके पीछे जो असल खौफ है वो लॉ का है। अगर यूरोप में आप किसी से कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करता हूँ तो आपके पाँव पड़ जाता है। कोई आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे खिलाफ केस कर दे, वो कहते हैं नहीं बाहर ही बैठ के सेटल कर। अच्छा सर, यूरोप में वो सिर्फ यूरोपीय लोग नहीं होते, जो पाकिस्तान से भी गए होते हैं ना, वो भी बादशाह बन जाते हैं। इसलिए कानून है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली। इसमें इससे क्या पता चला, आपकी ये बात बड़ी अच्छी है कि इसमें से एक नई बात निकली कि इंसानों में कोई फर्क नहीं होता। एग्जैक्टली। हाँ, ये कानून अगर किसी जगह पे सख्त है, अब देखिए आप कभी आपको इंटरनेशनल बाई रोड ट्रैवल का मौका मिले तो आपको एक दिलचस्प हकीकत मिलेगी कि आप एक जाते जाते एकदम से सड़क पे दाएं तरफ गाड़ी चला रहे हैं, अगले मुल्क में जाके बाएं तरफ चलाना शुरू कर। वहाँ जाके आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मुझे तो दाएं तरफ चलानी आती है, मैं बाएं तरफ नहीं चला। ये जहाँ कानून सख्त हो, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन सही हो, वहाँ पे माशरे ठीक हो जाते हैं, तकाजे पूरे हो जाते हैं। वो जो आपका सारा इंट्रोडक्टरी रोना धोना है वो जेन्युइन है, सही है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसकी जो असल की है वो लेजिस्लेशन के पास, पार्लियामेंट, बैक टू द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ठीक कानून बना के हमें देगी तो हम सारे कानून उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन सर पार्लियामेंट तो आपको पता है फॉल तो है नहीं इस वक्त, पिछले 5 साल भी इसी तरह ही था, और फिर अभी आप देख रहे हैं आधे लोग अंदर बैठे हैं, आधे लोग बाहर सड़कों पे हैं। बस देखिए अब हमने इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी अपने मुल्क में कि पार्लियामेंट हर कानून की माँ है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बनाती है, जी जी। आपको मालूम है हाई कोर्ट पार्लियामेंट बनाती है, क्योंकि आइन पार्लियामेंट बनाती है। तो आइन ही माँ है हमारे लिए, आइन ही हमारा सब कुछ है। तो अगर हमने अपनी पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट नहीं देनी, अगर हमने अपनी, अब कैसे हो सकता है कि माँ बीमार हो जाए घर से निकाल दो? एग्जैक्टली। ये कैसे हो सकता है कि अगर आपको बाप नहीं पसंद तो उसके गले पड़ जाओ? ये तो माँ बाप हैं हमारे, ये पार्लियामेंट, ये कवानीन, ये आइन, अगर हमने इनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, ये क्या बात हुई कि मैं अंदर नहीं जाता, ये क्या बात हुई मैं हड़ताल कर देता हूँ। मैं जज था तो बहुत होता था मसला कि जी हड़ताल हो गया आज, अच्छा लोग नहीं आएंगे, वकला नहीं आएंगे, तो लोग बेचारे आके परेशान होकर वापस चले जाते। तो मैं हमेशा से यही कहता था कि हमें बाज़ शोबों में हड़ताल का कोई हक नहीं है। इसी तरह पार्लियामेंट के बाईकाट का भी कोई हक नहीं। पार्लियामेंट में बाईकाट एक जमहूरी रवायत है, अलामती होता है जी। यूरोप में भी लोग उठते हैं पार्लियामेंट से, थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, उनको पता होता है मैंने वापस आना है। हम लोग अगर पार्लियामेंट को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम पार्लियामेंट को वो अहमियत ही नहीं दे रहे जो उसकी असल अहमियत है। पार्लियामेंट में बैठे अपनी, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होना है, ना कि अपने इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होना है। बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होना है।
हमें जब सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें वो कौमियत का जो तस्वर है उसके अंदर हम दाखिल हो जाए। ये तो ऐसा ही हमारा दिलचस्प मुल्क है कि जिसमें हम सारे अपने अपने तारुफ में अपनी ज़ात पात को, अपनी कौमियत, अपने इलाकाई चीज़ों को, अपने मज़हब को और कई बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं नेशनलिटी से। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए। बेशक बेशक। अच्छा इशफाक साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है तमाम तर केसेस पे। कोर्ट में रहते हैं आप दिन भर और वहाँ पे देखते रहते हैं, बहुत सारे मशहूर शख्सियात भी वहाँ पर आते हैं अपने केसेस के हवाले से, अदालतों के चक्कर लगा रहे होते हैं, बहुत से हमारे सियासतदान भी आ रहे होते हैं। तो इस साल किस तरह की गहमा गहमी रही हो, हमें बताइए। देखें, इस साल तो सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी थी वो सियासतदानों की थी। अच्छा। अगर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उनके अलावा जो दूसरे सियासतदान हैं, शेख रशीद, अगर नीचे ट्रायल कोर्ट में आए हैं तो फिर दोबारा हाई कोर्ट में भी आए हैं। अच्छा। ठीक है, पहले शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई लाहौर हाई कोर्ट से और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ बरी हुए नीचे ट्रायल कोर्ट से, और ट्रायल कोर्ट में भी बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेश होते रहे। हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला ट्रायल कोर्ट में, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था उसमें पेश होते रहे। इसी तरह से शेख रशीद साहब के खिलाफ भी जो एंटी करप्शन मुकदमा दर्ज किया था वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जबकि इसके साथ साथ मियाँ असलम इकबाल जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये भी लाहौर की ट्रायल कोर्ट्स में और लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो साल था ये सियासतदानों का अदालतों में पेशियों का साल इसको कहना तस्वुर किया जा सकता है। तस्वुर किया जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि एक मरतबा हुकूमत आई PTI की, एक मरतबा आई नून लीग की, तो जिसकी जब हुकूमत आती है तो दूसरी पार्टी के खिलाफ मुकदमात होते हैं और वो फिर अपोजिशन में जाके फिर अदालतों में पेशियां भुगतते थे और दूसरी पार्टी फिर उसको फॉलो करती। इसके साथ साथ जो अहम चीज़ हुई इस साल में, जो एक अफसोसनाक बात है, वो आप देखें खुला के जो केसेस हैं, 15,152 खवातीन ने अदालतों से खुला की डिग्रियां ली। यानी ये 2022 की, ये 2022 में। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो रोज़ाना एक अदालत ने 33 खवातीन को खुला की डिग्रियां जारी की। यानी कि रोज़ाना 33 जो घर थे वो बर्बाद हुए, टूटे और सेपरेशन हुई। और उसके बाद फिर ये मसला यहाँ तक रुका नहीं है। अच्छा। जितने ये केसेस डिसाइड हुए इतने ही केसेस नए दायर हो गए। जितने ये केसेस डिसाइड, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक साल में 30,000 खवातीन मजमूई तौर पर खुला के लिए अदालतों से रुजू किया। तो अब इसकी रेशो आए दिन बढ़ रही है। और इसमें एक जो चीज़ देखने में आई है, जब हमने इसके अदाद शुमार निकाले, यानी राजनपुर साइड हो गई, जनूबी पंजाब हो गया, वहाँ पर इसकी रेशो बिल्कुल कम, ना होने के बराबर। अच्छा, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, इन शहरों की रेशो उनसे ज़्यादा बढ़कर, ठीक है। उसकी रीज़न और देखने में ये आया है कि जो खुला लेने वाली ज़्यादातर खवातीन हैं वो पढ़ी लिखी खवातीन और पसंद की शादी करने वाली खवातीन में देखने में, जिनकी शादी को 2-2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, 1 माह गुजरा, वो तलाक लेने अदालत पहुंच गई। और उसके बाद हमने फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चीज़ देखी कि एक लड़की ने अपने वालिदैन को भरी अदालत में छोड़कर पसंद की शादी की जी, ठीक है। और उसके बाद ठीक 15 दिन के बाद वही लड़की लाहौर हाई कोर्ट पहुंची कि मेरा शोहर मुझ पर जुल्म कर रहा है, मुझे इंसाफ दिया जाए। तो जज साहब ने भी कहा कि यही अगर अब वो फैसला था जब आपके वालिदैन कह रहे थे, अब सोच समझ कर कर लेते तो ये सूरत हाल ना होती। अच्छा, हमारे पास चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं। हाँ। वाहिद इनके दौर में 3 माह के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे। अच्छा। और उसके अलावा लंबे अरसे तक लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज फ्राई सर इंजाम दिए। तो इन्होंने उस 3 माह के दौरान वो तारीखी काम किए जो आज तक नहीं हुए। यानी जो गार्डियन कोर्ट्स में बच्चों को लेकर सुबह 9 बजे 10 बजे माएँ पहुँचती थी मुलाकात करवाने के लिए, और विजन ये था कि जब बच्चे अदालतों में आते थे तो हथकड़ियों में लगे हुए दूसरे जो मुल्ज़मान थे वो भी उन्हीं में घूम रहे होते थे। तो विजन ये था कि बच्चों का जो माइंडसेट था, जो वो नफ्सियाती तौर पर वो मुतासिर होते थे। इन्होंने उस सारी चीज़ों को देखते हुए इवनिंग कोर्ट्स को मुतारफ करवाया। ओके, ठीक है। लाहौर में शाम को अदालत लगाई, यानी शाम और एक अदालत कायम की जिसमें यह कहा गया कि जो बच्चों की कस्टडी और बच्चों की जो मुलाकात है वो साफ सुथरे माहौल में और उस वक्त होगी जिस वक्त कोई दूसरा मुल्ज़म अदालत में पेश नहीं होगा। ओके, ठीक तो है। दोपहर 3 बजे अदालत लगती है, इवनिंग कोर्ट जो है, और रात को 7:30-8 बजे तक वो अदालत अपना काम करती है। और फिर 5-6 बजे बच्चों की, इससे पहले ये इनिशिएटिव इससे पहले ये नहीं था।
सर ने लिया ये इनिशिएटिव। सर ने लिया और दिलचस्प बात ये है कि ये 3 माह के अंदर अंदर इन्होंने ये सारा कुछ बनाया। क्या बात है। लेकिन जब ये रिटायर हुए उसके बाद वो एक ही अदालत आज तक है। अच्छा, उसमें भी इजाफा नहीं किया क्या किसी और को ये पेश नहीं आई कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि और भी इसको एक्सटेंड किया जाए? जी ये बड़ी अब सॉरी मेरी तारीफ मेरी मौजूदगी में ये कर रहे हैं, ये बड़ा सर ये तो रियलिटी है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। उस वक्त बल्कि मैं दुनिया टीवी का और आपके टीवी चैनल का और बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे, इसलिए कि ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या। बिल्कुल। इवन हिंदुस्तान में भी शाम की अदालत कोई नहीं होती थी। तो शाम की अदालत का जो तस्वर था ये मुझे एक छोटे से बच्चे ने दिया। अच्छा। जिसकी माँ ने दरख्वास्त दी कि आज उसका फाइनल एग्ज़ाम था बच्चे का। ओके। मैं लेके अदालत में नहीं गई तो जज साहब ने मेरा मुकदमा खारिज कर दिया बच्चे की गैर हाजिरी की वजह से। ओके। तो मुझे पता चला कि बेशुमार बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम होते हैं और ख़ास तौर पे माएँ जो जॉब करती हैं उनको अपने दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है और ये कह के कि मैंने कोर्ट में जाना है, ये ज़्यादा एम्बेरसिंग छुट्टी है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उस एक बच्ची की दरख्वास्त पे जो मेरे सामने पेश हुई, मैंने फिर सोचा, मैंने अपनी कोर्ट से मशवरा किया सारे जज साहबान से, और ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था हमारे लिए कि हम शाम को, क्योंकि बार में इसकी बड़ी मज़ामत थी कि लोगों ने छुट्टी करके घर जाना होता है बुकलाने, और आप जो है तो लेकिन ये हम शाम को अदालत खोल रहे हैं तो वो बेशुमार इसमें वो ऑड्स आए सामने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको कायम किया और ये बहुत ही कामयाबी से आज तक चल रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि अगर उसमें इजाफा नहीं हुआ। हमने उसका जो बेसिक प्लान है, जो पहला उसका मेरा ऑर्डर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हम इन अदालतों की तादाद बढ़ाएंगे पूरे पंजाब में और हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम रेंट के मैटर्स और ये जो लोगों के लेन देन के मामलात हैं उनको भी ऐड करेंगे, उनकी भी अदालतें बनाएंगे। लेकिन अभी तक इत्तेफाक से अगर उस तरफ ध्यान नहीं गया हाई कोर्ट का, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका ध्यान चला जाए और आज के इस प्रोग्राम की वजह। और वहाँ पर जो इवनिंग कोर्ट, आप बिलीव करें कि ऐसा माहौल है जैसे वो बच्चे अपने घर में बैठ के मुलाकात कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की जो कोर्ट्स बनी हैं और शाम के टाइम बच्चे आते हैं, कोई वहाँ पर नहीं होता, या बच्चों की माएँ होती हैं या उनके वालिद साहब होते हैं जो उनसे मुलाकात करवाते हैं या अदालती अमला होता है, और उनको बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि हम कहीं स्पेशल कोर्ट में आए हैं। अदरवाइज़ आप बिलीव करें कि बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में सुबह 9 बजे अदालतों में के बाहर बैठे होते थे और या माएँ उनको मना रही होती थी या उनके वालिद उनको मना रहे होते थे, और पास से क्रिमिनल लोग गुजर रहे हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई, बेड़ियाँ उनको पड़ी हुई हैं और वो जनाब अदालतों में पेश हो रहे हैं। अजीब सा माहौल था। तो उस सारे माहौल को दूर करने के लिए इवनिंग कोर्ट्स मुतारिफ करवाएगी और इसकी बड़ी पजीराई भी हुई। यानी जहाँ पर सर कह रहे हैं ना कि बार ने मुखालफत की, वहाँ पर जो सीनियर कानूनदान हैं जो इस चीज़ को बेहतर समझते थे उन्होंने इस पर अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्त आइडिया है। और उससे मसला सिर्फ एक ही था कि जो आने वाला मुस्तकबिल है, ठीक है मियाँ बीवी में अलहदगी हो गई है, लेकिन उसका जो कसूरवार है या खमियाज है उन बच्चों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक विजन था और उसके नीचे फिर उन्होंने इवनिंग कोर्ट्स बनाई। अब वो इवनिंग कोर्ट्स चल रही है और वहाँ पर केसेस भी हैं। इसके साथ साथ एक हमारा जो अदालती निज़ाम में एक और चीज़ मुतारफ़ करवाई गई थी, वो करवाया गया था ADR सिस्टम, यानी जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेमेडी थी वो मुतारफ़ करवाएगी कि अगर कोई मुकदमा आता है तो अगर उस मुकदमे से पहले दोनों फ्रीकैन को बाहमी रजामंदी से उस मुकदमे को ख़त्म करने या सुलह के तौर पर लेकर जाने की वो बात की जाए। हमने देखा कि अब उस तरफ भी चीज़ें नहीं हैं, मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स बनना था और उसमें सारी चीज़ें होनी थी और पूरे पंजाब में चंद एक अदालतें काम कर रही हैं, बाकी वो सिस्टम नहीं है। अब उसकी वजह से एक ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से मॉडल कोर्ट्स कायम होनी थी ताकि मुकदमात की रेशो कम हो। हमने देखा कि पंजाब की मातहत अदालतों ने बेहतरीन इस मरतबा काम किया, उन्होंने लाखों केसेस तो निपटाए हैं और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितने केसेस निपटाए हैं उतने ही नए केसेस दायर हो गए। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के रवां साल 2022 में लाखों केसेस के लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले किए और इसमें भी कोई शक नहीं है कि तमाम जजेस, मतलब हमने खुद अदालतों में जाकर देखा कि रात 8-8 बजे तक बैठे फैसले लिखवा रहे होते थे। अब हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जितने 1.5 लाख मुकदमात का अगर फैसला हुआ तो इतने ही मुकदमात नए दायर हो गए
और फिर अगली बात ये हुई कि जजेस की जो खाली असामियाँ थी वो भी इस साल पूर्ण ना हो सकी। हाँ जी। यानी आप देखें कि मजमूई तौर पर जजेस की जो तादाद है वो 60 है, 60 है, हाँ 60 है। अब इस वक्त 41 यानी 41 जजेस फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और 19 जजेस की असामियाँ बदस्तूर हाली हैं। और उसके लिए जो चीफ जस्टिस साहब हैं अमीर भट्टी साहब, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि नए जजेस को लाया जाए और वो उनके लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये अब आने वाले वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन साल 2022 के हवाले से ये था कि अब हम इसको अदलिया के हवाले से ये कह सकते हैं कि बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन जो लोगों के डिस्प्यूट हैं वो कम नहीं हुए। वो एग्जैक्टली हाँ, उनको कम करने के लिए जो कुछ इंतज़ामिया को करना चाहिए था, जो एक पंचायती सिस्टम था, जो सुलह वाला सिस्टम था, उस पर काम उस तरह से अदलिया के अंदर नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। ठीक है जनाब, हमारे साथ साबिक चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे साथ अशफाक भी मौजूद हैं। मज़ीद भी बहुत सारी बातें हैं कि जनाब जो आम साइलिन है वो कहते हैं कि हमें इंसाफ जो है वो जल्दी नहीं मिलता, बहुत सुस्त रवि का शिकार है। बाकी जो मशहूर शख्सियात होती हैं, जो सियासतदान होते हैं, उनके जो केसेस है बहुत जल्दी निपटा दिए जाते हैं। तो ये भी सवाल एक मैं पुट करूँगी सर के पास कि इसकी क्या वजह है। ये एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानेंगे इसका जवाब। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हम बात कर रहे हैं अदल के निज़ाम के हवाले से कि 2022 में हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, कौन कौन से केसेस ज़ेर समाअत थे। हमारे साथ साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब मौजूद हैं और मोहम्मद अशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा सर, जिस तरह मैंने बात की ब्रेक पर जाने से पहले कि जो आम साइलिन हैं वो कहते हैं कि अरसा दराज से हमारे जो केसेस होते हैं वो ज़ेर समाअत होते हैं, हमारे निपटाए नहीं जाते इतनी जल्दी। लेकिन जितने भी सियासतदान होते हैं या मशहूर शख्सियात होते हैं उनके तो फ़ौरन से निपटा दिए जाते हैं केसेस, रिहाई भी मिल जाती है। तो इसकी क्या वजह है? सुस्त रवि का शिकार क्यों है हमारा जो अदलिया का निज़ाम है? रात को भी अदालतें उनके लिए तो खुल जाती हैं, हमारे लिए तो खुलती नहीं है। तो ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोग करते हैं। और इसी में मैं ऐड करूँगा, हालांकि कोई भी साइल जो है ना उसके लिए उसका मुकदमा उतना ही अहम है जितना एक सियासतदान का। उसको ये लगता है कि मैं अगर इस मुकदमे से निकल जाऊंगा तो मेरी दुनिया हरी भरी हो जाएगी। तो फिर मुकदमा तो सबके लिए एक जैसे हैं। तो फिर ये हफ्ते को अदालतें लगना, इतवार को स्पेशल केसेस सुनना, तो फिर उनके भी केसेस जल्द, उनको भी इतना ही जल्दी इंसाफ दिया जाए। इस पर सर आप रोशनी डालिए। बहुत आपका सही सवाल है और मैं बिल्कुल इसमें अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं समझता, अपने अदारे को और अपने सिस्टम को। देखिए, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जी। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम जो चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं। इवन अगर आपकी स्टूडियो की किसी दीवार पे एक धब्बा हो तो बाहर से आप आएंगे आपको धब्बा नज़र आए, उसका वो खूबसूरत कलर, उसका डिकोर पूरे कमरे का वो आपको नज़र नहीं आए। किसी दीवार पे एक कील लगा होता है, लोग पहले उसको देखते हैं। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम लोग चीज़ों को उस तरह से देख रहे हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी सिस्टम में मैं आपको एक दिलचस्प अदद-ओ-शुमार बताऊं। इस साल जुलाई के एंड पे हमारे मुल्क में 50 लाख से ज़्यादा मुकदमों का फैसला हुआ। और आपको पता है 50 लाख मुकदमे कितने लोगों ने फैसला किए? सिर्फ 3006 लोगों। अब ये 3000 जज 50 लाख केस एक साल में फैसला करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं अशफाक साहब कि रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 11-12 बजे तक जज साहबान बैठते हैं। मैं बाज़ जजेस को नाराज़ होता था कि इतनी देर तक आप क्यों बैठते हो, जाओ घर अपने। वो कहते जी काम ही नहीं ख़त्म होता इतना ज़्यादा। सारा मेरी अपनी अदालत में 150 केस रोज़ के लगते थे। अब मैं बाहर किसी मुल्क में जाके किसी मीटिंग में ये बात बताता था दूसरे मुल्क के जजेस को, वो कहते हमारे पूरे कैरियर में 150 केस नहीं होते। अब हम लोगों का यहाँ पे जो एक ट्रेंड है वो ये है कि हम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में शायद सबसे जो कम तरीन कीमत पे काम होने वाला है वो अदालत में जाना है। सबसे सस्ता काम 25,000 रुपये तक का आपका कोई क्लेम हो, आपने किसी के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा करना हो, उस पर कोई कास्ट नहीं आती। वो वकील साहब की फ़ीस है जो आपने देनी है और केस कायम हो जाना है। हमारे मुकदमे खारिज होने पे भी कास्ट नहीं पड़ती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यूरोप के मुल्कों में है, अमेरिका में है, कि वहाँ पे लिटिगेशन महंगी बहुत है।
वहाँ पे अगर आप कोई मुकदमा करें तो हैवी कोर्ट फीस होती है और आम आदमी मुकदमा नहीं करना चाहता। और अगर आपका मुकदमा गलत आ गया है और खारिज हुआ है तो आप तो दिवालिया हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको तो इतनी कास्ट पड़ जाती है कि आप आइंदा के लिए तौबा कर लेते हैं कि कोर्ट में जाना, केस नहीं लेके जाना। लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या वहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता? उनको बहुत इंसाफ मिलता है। अमेरिका में 30 साल से और बरतानिया में भी तकरीबन 30 साल से ADR का निज़ाम नाफिज हो। वो जो इंग्लैंड में उन्होंने एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गौर व फिक्र के बाद ये नतीजा निकाला है कि अगर आम आदमी को इंसाफ देना है तो आपको ADR को राइज करना होगा। अभी पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक एक ADR का एक्ट बना हुआ है। यहाँ पंजाब में मैंने साल हा साल एफर्ट की कि पंजाब में ADR एक्ट आ जाए। मेरी रिटायरमेंट तक नहीं आया, लेकिन रिटायरमेंट के कुछ दिनों के बाद उन्होंने पास किया कानून, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। अब मुझे रिटायर हुए 4 साल हो गए। तो ये अगर ADR का लॉ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, ADR का लॉ ये होता है कि आपने अदालत में जब जाना है तो जज साहब आपको कहते हैं कि सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता, पहले आप जाएं किसी सालिस के पास बैठें, किसी सियाने बंदे के साथ बात करें, हो सकता है आपका मसला हल करें। ये जो हमारा कंसेप्ट है मुकदमा लड़ने का, लफ्ज़ लड़ने का मैं बहुत वजाहत से कह रहा हूँ। लड़ने का मतलब ये है कि हमने मुकदमे को जंग को जदल बना दिया। मेरा मुकदमा फलां वकील साहब लड़ रहे हैं, वो लड़ाई नहीं है। देखिए, लड़ना नहीं होता मुकदमे में, एक डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करना है। आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मकान मेरा है, मेरा सगा भाई कहता नहीं ये मेरा है। तो अब दोनों में फैसला नहीं हो रहा। अब दोनों भाई हैं, हम एक दूसरे को छुरियां तो नहीं मारेंगे हम, तो हम कहते हैं चलो कोर्ट में जाके फैसला करा ले। अगर यही फैसला कोई सियाना बंदा बैठ के कर दे आउट ऑफ द कोर्ट, तो ये हो रहा है दुनिया पूरी में। इस वक्त अमेरिका में 90% से ज़्यादा केस ADR में है। यूरोप सारा 80% को छू रहा है ADR, इसलिए कि वहाँ लिटिगेशन महंगी है। यहाँ तो हर आदमी भागता है अदालत की तरफ। और फिर एक दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है, जो आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, हमें इस बात को मान लेना चाहिए क्योंकि मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ और मैंने अंदर से बैठ के इसको बहुत स्टडी किया है। अगर हमारे पास 20 लाख मुकदमे इस वक्त पेंडिंग हैं पूरे पाकिस्तान में, 20-21 लाख, उनमें से बेशतर मुकदमे ऐसे हैं जिसमें एक फ्रीक फैसला नहीं होने देना चाहता। हमारा ट्रेंड है, हमारे अंदर ये शुरू ही वहाँ से होता है। हमारी ईगो है। हमारे यहाँ लोग इगोइस्टिक हैं बहुत। हम मुकदमा इसलिए दायर करते हैं कि दूसरे को जलील और रुस्वा करें। बीवी कमज़ोर होती है, मसल पावर नहीं होती उसमें। जब वो अदालत में जाती है, खड़ी होती है और वो खावंद उसका आता है, जज साहब के सामने पेश होता है, बेइज्जत होते हैं दोनों, तो वो बीवी एक लिहाज से खुश होती है। आप देखिए, लोग थानेदारों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करते हैं क्योंकि थानेदार उनको अगर मारता है या उसके साथ ज्यादती करता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं, वो अदालत में आ जाता है। सब थानेदार को बुलाते हैं, सारा दिन खड़ा रहता है बेचारा, वो देख के उसकी अनाह की तस्कीन होती है। मालिक मकान के खिलाफ लोग मुकदमे दायर करते हैं, किराएदार या किराएदार मालिक मकान, दोनों अपोजिट एक दूसरे को ख्वार करके खुश होते हैं। ये बदला लेने का एक सिस्टम है क्योंकि सस्ता है, फ्री है, आओ मुकदमा करते हैं। मुकदमाबाजी एक हॉबी है हमारे यहाँ देहात में। मेरे अपने गाँव में मैं कुछ लोगों को, बुजुर्गों को देखता था अपने बचपन से कि उनके अलहदा बक्से हैं, कपड़े हैं, पगे हैं, परने हैं। कौन से जी? ये कचहरी के कपड़े। अच्छा, वो गवाही देने जाएं या मोतबरी के तौर पे जाएं तो वो लोगों का एक बाकायदा हॉबी है। शुफे के मुकदमे दायर करना एक शुगल है लोगों का। एक दूसरे को तंग करने के लिए लोग मुकदमे करते हैं, फिर उनका फैसला नहीं होने देते। अब जज नहीं फैसला कर सकता अगर दोनों वकला नहीं चाह रहे फैसला ना हो। अब एक आदमी ने मुकदमा किया हुआ है, उसमें से एक उसकी फीस ही इस बात की दी हुई है कि इसका फैसला ना हो, तो उसका कैसे फैसला होगा? तो हम सारे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि गैर ज़रूरी तौर पे अदालत में नहीं जाना चाहिए। अदालत में तो आपको तब जाना चाहिए जब एब्सोल्युटली ज़रूरी हो। अब वहाँ पे अगर हम एक छलनी लगा दें, सब लोग मुकदमे खारिज कर दें, तो सारे वो हमारे जो बेशुमार वकला हैं उस बात पर नाराज़ हो जाते हैं। तो ये कि आपने क्या किया, आपने पहले दिन ही मुकदमा खारिज कर दिया, इसको चलने दे कुछ अर्सा, फिर बाद में खारिज होता रहेगा। तो ये एक पूरा जुड़ गई हैं चीज़ें आपस में। ये खाली मुकदमा लेट नहीं हो रहा। हम लोग इनफैक्ट अपने आप को अना के वो सवार करके ना घोड़ों पे और अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरे लोगों को तंग करते हैं। एग्जैक्टली। और जो जेन्युइन लिटिगेशन है, अभी देखिए आपने एक बात बार बार कर रही हैं आप, और ये इशफाक साहब ने भी इसका जिक्र किया कि सियासतदानों की केस फौरन फैसला हो जाता है। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। ये मैं इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस बात पे एजुकेट करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। देखिए,
जब मैं अदालत में बैठता था सुबह, तो हमारा सिस्टम ये होता है कि कुछ अर्जेंट केस आते ओके हैं, जिस केस में दोनों फ्रीक का इंटरेस्ट होता है कि इसका फैसला हो जाए, जी तो वो अर्जेंट केस में अभी मैं नोटिस करता ही था तो दूसरा फ्रीक खड़ा हो जाता था। ओके उसको कहते हैं वाचिंग ब्रीफ। वो ओके कहते हैं जी हमें पहले ही पता चल गया था कि हमारी मुखालिफ पार्टी कोर्ट में है, हाँ। जैसे अब कल रख के फैसला कर। ओके ओके जहां दोनों फ्रीक चाहते हैं फैसला हो जाए, उसमें जज डिले नहीं कर सकता। जज की जरूरत ही नहीं है उसको डिले करने की। ओके जज के पास सिस्टम नहीं है उसको लंबा करे। दो वकला खड़े हैं, दोनों कहते हैं जैसा फैसला करो हमारे केस। तो अब उसमें एक बंदा ऐसा होगा जिसको पता है कि मैं हार सकता हूँ, हाँ। वो इंतजार करता है ये जज साहब भावलपुर चले जाएं। तो ये सारी पीछे थ्योरी है, ये थ्योरी है पूरी। हाँ, हमें ठीक है। इसको समझने की कोशिश करनी हाँ। चाहिए। और देखिए सियासतदान का केस होता है रियासत के खिलाफ। एग्जैक्टली अब रियासत भी चाहती है मुक्के केस हाँ, का फैसला हो, हाँ। चाहे इतवार वाले दिन फैसला हो जाए, सियासतदान भी चाहता है फैसला हो जाए। तो वो इसलिए जल्दी फैसले होते हैं। जब दो लोग मेरे पास आए अदालत में बतौर जज कि जैसा हमारा फैसला कर दें, आई कॉन्ट रिफ्यूज दैट। सिस्टम में गुंजाइश नहीं है इसकी कि जज अर्जन कर दे केस। क्यों करे? हाँ बीमार है, उसके पास रश बड़ा है, तो आज की बजाय कल कर देगा। हाँ। कल नहीं करेगा, अगले हफ्ते में कर देगा, लेकिन करेगा फैसला। मतलब ये सारा पीछे थ्योरी थी, ये पूरी, स्टोरी हाँ। थी जिसको हमें हाईलाइट करने की जरूरत थी। मतलब बिल्कुल। आम आदमी को तो इस चीज के बारे में नहीं आम पता आदमी को ना, तो समझ नहीं आती। इसलिए ये सवाल पुट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो मैंने किया। और थैंक यू सो बड़ा मच अच्छा सर सवाल कि किया। आप लोगों ने आपने हमारा जो क्लैरिटी हमारे अंदर लेकर आए। अच्छा अशफाक, प्रोटोकॉल के हवाले से बड़ी ज्यादा बातें होती हैं और आप इस पर खबरें भी देते रहते हैं, तो सर के प्रोटोकॉल के हवाले से हमें बताइएगा कि जब ये चीफ जस्टिस थे तो किस तरह का प्रोटोकॉल होता था इनका? देखें सर जब पहले दिन जब गवर्नर हाँ। हाउस पहुंचे हलफ लेने के लिए, हाँ। तो गवर्नर पंजाब ने इनसे बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ लिया। तो इन्होंने वहीं बैठकर ये ऑर्डर पास कर दिया कि ये अपना प्रोटोकॉल जो बतौर चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल अच्छा। है वो ये नहीं लेंगे। ओके तो और ये बड़ी एक अहम बात थी। और उसके बाद मैं ये नहीं चीफ जस्टिस नवाज साहब, बहुत सारे चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया है। उन्हीं ठीक में है। से एक चीफ जस्टिस इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब। ओके और दूसरे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब हैं। इन्होंने जो मर्सिडीज थी, गाड़ियां जो हुकूमत की जानिब से दी गई थी, इन्होंने वो फौरी वापस कर दी। और जो दूसरी गाड़ी थी जो रूटीन की उनको मिलती है 1800 सीसी गाड़ी, वही गाड़ी पर ये सफ़र करते हैं। तो चीफ जस्टिस नवाज साहब ने भी इसी तरह से अपना बतौर चीफ जस्टिस प्रोटोकॉल विड्रॉ किया। ओके और अपनी जो बतौर जज गाड़ी मिली हुई थी उसी गाड़ी पर ये गवर्नर हाउस से लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंचे और फिर वहां से इन्होंने सारा उसी पर ये तो सफर खबर भी करते चली थे। थी और बहुत ज्यादा खबर भी चली थी। जेरे लब भी थी कि अकेली चीफ जस्टिस की गाड़ी जो है और वो ये- जा रही है गवर्नर हाउस। 3 माह के लिए चीफ जस्टिस तो रहे, लेकिन इन्होंने 3 माह के दौरान ऐसे काम किए जिससे बहुत सारे लोग इनसे नाराज भी हुए। अच्छा। लेकिन इन्होंने अपना काम पूरा किया। अगर कोई नाराज होता रहा तो होता रहा। इन्होंने जो सिक्योरिटी आती थी जजेस के साथ लाहौर हाई कोर्ट में, अच्छा। वो आके सारा दिन बैठे रहते थे, क्योंकि जजेस अपना काम करते थे। और वो इजी चाय पी लें, गप्पे मार लें, सारा दिन बैठे रहते थे शाम तक, जब तक जजेस फ्री ना हो। ओके इन्होंने कहा कि वो सारे सिक्योरिटी एहलकार बतौर सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे लाहौर हाई कोर्ट में जब तक कि जजेस अपनी कोर्ट कर रहे हैं। ओके जब वो कोर्ट से फ्री होंगे तो फिर ये साथ जाएंगे। सही। इस तरह के इन्होंने काम किए। फिर इवनिंग कोर्ट्स के हवाले से मैंने जी, बताया हाँ जी। था आपको कि वो सारा काम हुआ। तो ये ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब असल बात आ जाती है कि फिर ये सिस्टम क्यों, अगर नहीं, जजेस भी इतने हाँ, अच्छे बेहतर हैं, हो रहा। जजेस भी इतने अच्छे हैं, मंसूबे भी इतने अच्छे हैं, तो फिर चीज़ें क्यों नहीं हो रही? तो सर ने शुरू में बात कही थी कि पार्लियामेंट जो है वो अगर मजबूत होगी, मौसर कानून साजी होगी, तो जजेस उस पर अमल करेंगे। एग्जैक्टली हाँ। अब मैंने ये कहा कि ठीक है, अब मैं नवाज साहब से ये अर्ज कर रहा हूँ कि फिर पार्लियामेंट को कब समझ आएगी? मतलब 75 साल तो गुजर गए हैं, केसेस की तादाद बढ़ रही है, अवाम पिस रही है, और अदालतें अपना काम, जैसे जज साहब ने भी कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ठीक कर रही हैं। तो फिर मसला कहाँ पर मसला है? कहाँ आ रहा है? फिर हाँ। ये सियासतदान कब ठीक होंगे? ये मैं सर सर से से सवाल करना चाहते कि अब आज का आप देख लें, आधी जो पार्टी है वो अंदर है, हाँ। और एक पार्टी सड़क पर है और अरसा दराज से सड़क पर है। तो फिर अब ये मसला कैसे हल होगा सर? चलिए इस मसले को हल करने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल से शुरू। जरूर जरूर। मैंने अपने पेरेंट्स को तवील अलालत में देखा है, बहुत बीमार रहे हैं और दोनों वफात पा गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। और बहुत तवील अरसा वालिद साहब मेरे कैंसर में मुब्तला थे, उनको देखा। वालदा 1 साल बेड पर रही।
आप यकीन करो कि आपका बच्चा बीमार हो, आपके पेरेंट्स बीमार हों, आपका स्पाउस बीमार हो, आप आखिरी लम्हे तक उसके बारे में पुरुमीद रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये क्या वजह है कि हम अपने मुल्क के बारे में उस तरह से पुरुमीद क्यों नहीं? हमें पुरुमीद ही रहना चाहिए। देखिए, ये जैसा भी हमारा सिस्टम है, जैसे भी हमारे पास इस वक्त लोग हैं, जैसे भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जैसे भी जज हैं, जैसे भी वकला हैं, जैसे भी डॉक्टर्स हैं, हम सारे लोग इस निज़ाम का हिस्सा हैं। लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वो सुबह 9 का उजाला शबे स्याह में है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमें पहले तो उन लोगों को डिस्करेज करना चाहिए जो हमें बहुत डिस्करेजिंग बातें कर रहे हैं, जो हमें ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता हम दिवालिया हो रहे हैं, खुदा न खास्ता मुल्क टूट रहा है, खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, खुदा न खास्ता वो हो जाएगा। तो जब मेरी माँ बीमार थी तो मैं इस तरह क्यों नहीं सोचता था? मैं तो हर रोज़ ये कहता था कि आज कोई मौजज़ा हो जाएगा और ये आज ठीक हो जाएगी। अपने वालिद को आखिरी दिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में लेके चला गया कैंसर की हालत में, उनको इंग्लैंड लेके चला गया कि उनका इलाज हो जाए। तो हम लोग अपने अगर पेरेंट्स के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं तो ये क्या मुश्किल है कि मीडिया और लोग और हम सब मिल के मुल्क के साथ इस तरह की मोहब्बत क्यों नहीं? धरती को माँ कहते हैं, मुल्क को माँ कहते हैं, ये क्या है? मानते नहीं है। ये वही बात है ना कि हम खुदा को मानते तो हैं, उसकी नहीं मानते। तो हमें मानने के लिए तो फिर आइन और कानून का एहतराम करना पड़ेगा ना। और हमें आइन और कानून जो है उसको अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मुखलस लोगों को आना पड़े। ये तो नहीं हो सकता कि हम ऐसे लोगों से तवक्को वाबस्ता कर, आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजोगे जहाँ के टीचर नालायक हों। सबसे पहले पेरेंट्स क्या देखते हैं कि टीचर्स वहाँ पे कितने एजुकेटेड, हमारी पूरी जिंदगी बच्चा पैदा होने से पहले हमारी बेटियां जो हैं वो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को तलाश करती बच्चे की पैदाइश से पहले। हाँ, उसके बाद पैदा होते ही उसको 6 इंजेक्शंस लगाते, उसको कतरे पिलाते। क्यों? ये क्या है ट्रेंड हमारा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी लाइफ है वो बेहतर हो। उसके बाद आप देखो कि आप अपने बच्चों को स्कूल दाखिल कराने के लिए धक्के खाते अच्छा स्कूल नहीं मिलता, आपको अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए अच्छा मिस्त्री नहीं मिलता, आपको अपना रेफ्रिजरेटर एसी ठीक कराने के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। आपके पास वो अच्छे लोग नहीं हैं जो मुखलिस लोग। आप स्टेशनरी की दुकान पे जाएं, आपको ख्वाहिश होती है कि अच्छी चीज़ दे दे, पैसे पूरे ले लें। सब्ज़ी लेते हुए आपको प्रॉब्लम होती है, आपको गोश्त खरीदते हुए प्रॉब्लम होती है। कि हम लोग सारे अपने अपनी सतह पे, अपने लेवल पे वो अच्छे इंसान नहीं हैं जिनको हम तलाश कर रहे हैं। मैं हर वक्त एक अच्छे आदमी की तलाश में, हर मामले में, हर काम के लिए। अच्छा। लेकिन मैं खुद अच्छा आदमी बनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया कि सही आपने बात की, लेकिन देखें एक फैक्ट तो है ना कि इस वक्त जो मुल्की वैशियत है वो एक कोई इतनी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो फिर बात तो उसके बारे में होगी। और अब आप देखें बिल्कुल कि एक जमात बिल्कुल बाहिर है और बाकी सारे काम दूसरी तरफ हैं। तो ये मसला फिर कैसे हल होगा? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो मुल्क की जो मौसर जो सियासी जमातें हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे मौजूदा सूरत हाल में, तो वो क्या ऐसा करेंगे चीज़ें बेहतर हो? पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, मैं सियासी को बात तो करने की पोजीशन में हूँ नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ। क्या आज जो हमारी हालत है, 1971 में बांग्लादेश इससे बुरी हालत में नहीं था? मेरा ख्याल है अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है कि वहाँ पे क्या हुआ कि आज उनकी मईशत हमसे बेहतर है। क्या वजह है कि आज उनकी एक्सपोर्ट जो है वो दुनिया में टॉप पे जा रही है? तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा नज़र के आलम। हमने कितने बुज़ुर्गों के साथ हम रोज़ मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं जो वेंटिलेटर पर रहे हैं, कोविड में ज़िंदा हैं। तो हम क्यों ना उम्मीद हों कि हम ठीक नहीं हो सकते? ठीक हो सकते हैं। मईशत ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, लेकिन अगर हम ये कैसे मईशत ख़राब हुई? आपने और मैंने मईशत ख़राब की है। ये वही 300-400 लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आज कानून बना दें, अगर वो मुझसे बिजली का बिल और गैस का बिल ले सकते हैं, इनकम टैक्स ले सकते हैं, तो वो बाकी कवानीन को क्यों नहीं ठीक कर सकते? इसलिए हमें बिल्कुल पूरे तनदही के साथ इस बात पे गौर करना है कि हमने एक पार्लियामेंट तख्लीक करनी है, हमने एक पार्लियामेंट की तरफ सफ़र करना है जिसमें बहुत अच्छे लोग बैठे, जिसमें टेक्नोक्रेट्स बैठे हों, जिसमें अक्लमंद लोग बैठे हों, हमदर्द लोग बैठे हों। मुझे तो अक्लमंद से भी ज़्यादा हमदर्द आदमी अच्छा लगता है।
हमदर्द होना चाहिए, जिसको धरती माँ ही लगे अपनी। मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो जाएंगी और बिल्कुल पूरी उम्मीद रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना, उम्मीदी बेशक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पर, हाँ। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद की किरण का हमेशा से इंतज़ार करना चाहिए और इंशाल्लाह वो उम्मीद की किरण ज़रूर आएगी। 2023 में बेशक आ जाए, क्योंकि आज लास्ट डे मनाया जा रहा है। तो इस 2022 के हवाले से हमने जनाब बात की है और हमारे साथ बड़े ही एक अच्छे खूबसूरत इंसान मौजूद थे, उनकी शख्सियत के हवाले से हमने जानने की कोशिश की है। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और यहाँ पर आए। और मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। अशफाक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो ये अदालती निज़ाम के हवाले से कुछ चीज़ें हमने जानने की कोशिश की हैं कि 2022 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह के इकदाम हमें उठाने की अभी भी ज़रूरत है, ताकि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको हम बेहतर बना सकें। और जनाब, प्रोग्राम के अख्ताम में अगर इस साल का अबूरी जायज़ा लें तो ये साल भी गुज़श्ता सालों की तरह कोई ख़ास कामयाबियों वाला तो साल नहीं रहा है। मुआशी और सियासी सूरत हाल हम सबके सामने है। मुल्क के रहबर तरक्की और कमाल, यानी कि हमारे पाकिस्तान के लिए इस साल में वक्त हमें बार बार ऐसे मोड़ पर लाया है कि यूँ महसूस हुआ जैसे इस साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज़ वज़ीर आज़म की बजाय कोई जनरल कर देगा। अब बराए करम इसको साजिश कहिए या नरम मुदाखलत, लेकिन लग यूं ही रहा था। तो जनाब, आइंदा आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों और कामयाबियों वाला साल साबित हो और हमारा जो प्यारा वतन है वो खूब फले फूले। मुझे इजाज़त दीजिए, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 2023 में। अल्लाह ने के बाद।